इस मीटिंग में कोई भी स्लो एक्शंस नहीं होते, बस एक डायरेक्टिव पास होता है और दुनिया बदल जाती है। A crisis committee is a small, specialized decision-making body, often found in Model United Nations. In UN simulations designed to address rapidly evolving, short-term issues like wars. यहाँ आपके वर्ड्स ही आपके बुलेट्स हैं। ये कमेटी हमेशा रियल हिस्ट्री से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे लिए गए डिसीजन से दुनिया को एक अल्टरनेट रियलिटी मिलती है, यानी लिटरली जैसे ये लोग हिस्ट्री दोबारा लिख रहे हो। The crisis cycle. Over the course of a crisis committee, you will go through dozens of crisis cycles. The frequency of these cycles is what makes the committee fast-paced and engaging. Each crisis cycle will have a different focus, but has the same format of crisis break, then debate, then directives. सोचिए कि दुनिया एक क्राइसिस में है। कभी एक देश पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा है, तो कभी कई छोटे कंट्रीज सिर्फ अपने सर्वाइवल से लड़ रहे हैं। तो कभी बिलियन डॉलर कंपनीज कोलैप्स होने के किनारे पे है। तो सवाल यह है कि कौन डिसाइड करता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एक रॉन्ग मूव और पूरा देश खतरे में। इसलिए यहाँ पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल एक ही बैटलफील्ड पे लड़ते हैं। यहाँ हर एक डिसीजन गैम्बल की तरह होता है और तुम्हारा एक कदम दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल मीटिंग और डिबेट, दिस इज सर्वाइवल, दिस इज पावर, दिस इज क्राइसिस कमिटी। सोचिए कि ये कितने पावरफुल लोग होंगे जो एक रूम में सिर्फ एक मीटिंग करके बड़े से बड़े कंट्रीज की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट्स, वॉर की प्लानिंग्स और इवन बिजनेस की भी दिशा बदल देते हैं। जब कोई कंट्री का पीएम या प्रेसिडेंट अपने देश को लेके, और अगर बिजनेसमैन हो तो अपने कंपनी को लेके, जब कोई डिसीजन को अनाउंस करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, या जो पीएम अनाउंस करता है अपनी कंट्री के लिए, ये सारे डिसीजंस को क्रिएट करती है क्राइसिस कमेटी। फिर चाहे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो या नेगेटिव इंपैक्ट हो, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है अपने लीडर के लिए, जिस तरीके से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है। एक नेशन के लिए पॉजिटिव हो सकता है कि शायद वो दूसरे नेशंस के लिए नेगेटिव हो। छोटे से कमरे में बैठ के ये लोग नेशंस के और इवन इंटरनेशनली इतने बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, तो सोचिए कितने पावरफुल होंगे ये लोग। तो इमेजिन कीजिए एक मीडियम साइज टेबल, छोटे से कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, हर एक की आवाज और हर एक का डिसीजन दुनिया का फ्यूचर बदल रहा है। ये कोई नॉर्मल गेट टुगेदर या कमेटी नहीं, यही है क्राइसिस कमेटी। यहाँ बातें कोई जनरल असेंबली की तरह स्लो पेस पर नहीं चलती, बल्कि हाई स्पीड, फास्ट मूव्स और इंस्टेंट एक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके पास असली पॉलिटिकल पावर होता है डायरेक्ट एक्शंस लेने का। देखिए, नॉर्मल जनरल असेंबलीज का काम होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच एग्रीमेंट बिल्ड करना, यानी कंसेंसस बिल्ड करना, उसे रेकमेंड करना और फ्रेमवर्क्स बनाना जिसमें नेशंस अपने सभी एक्शंस को अलाइन कर सके। मतलब वो सिर्फ अलाइन करते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस तभी काम करते हैं जब उन असेंबलीज के सारे मेंबर्स उस डिसीजन को एक्सेप्ट करें। अब जिनको जनरल असेंबली का मतलब शायद नहीं पता, उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनरल असेंबली और कई ट्रेडिशनल कमिटीज कोई भी नेशन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली। अब यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसके 193 मेंबर्स है उसके रिस्पेक्टिव कंट्रीज के हिसाब से। फिर FIA जनरल असेंबली, जो एक इंटरनेशनल मोटर रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई भी बड़े या छोटे कंपनीज की जनरल असेंबली, जैसे कंपनीज की एनुअल मीटिंग्स होती है, ये सब एक जनरल असेंबली का ही पार्ट होते हैं। जनरल असेंबली में सब मेंबर्स मिलकर इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टर्म मैटर्स डिस्कस करते हैं, जैसे नेशनल और सोशल मैटर्स। फिर उन मैटर्स पे डिसीजंस लेते हैं और फ्यूचर के लिए पॉलिसीज सेट करते हैं। ये एक ऐसा फोरम है जहां पूरे ग्रुप की कलेक्टिव आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी जगह जहां हर मेंबर का ओपिनियन मैटर करता है। लेकिन क्राइसिस कमेटी ये सीधा एक्शन लेती है। यहाँ हर एक मेंबर का ओपिनियन तो मैटर करता ही है, पर ओपिनियंस के बाद उसे कैसे प्रेजेंट किया जाए, इसमें काफी अलग गेम होता है। तो इस कमेटी के पास खुद का डिसीजन मेकिंग पावर होता है, जो और किसी को ओबे करने पर डिपेंड नहीं करता। क्राइसिस कमिटी स्टैंडर्ड MUN कमिटीज से काफी अलग होती है। MUN कमिटीज यानी मॉडल यूनाइटेड नेशंस की कमिटीज, जो रियल यूनाइटेड नेशंस की और दूसरे कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मॉडल कमिटीज होती है। पर इन सब मॉडल्स में से क्राइसिस कमेटी में एक डायनामिक, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग क्राइसिस चल रही होती है, जिसे रियल टाइम में हैंडल करते हैं इस कमेटी के डेलीगेट्स। डेलीगेट्स उन्हें कहा जाता है जो इंसान एक ग्रुप के बिहाफ में डिसीजन लेता है, खासकर किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में। सो क्राइसिस कमेटी में डेलीगेट्स के डिसीजंस और डायरेक्टिव्स यानी कोई भी सॉल्यूशन या एक्शन लेने के ऑफिशियल ऑर्डर्स, इन सब का सीधा असर कमेटी के सिमुलेशन पर पड़ता है। मतलब अभी डिसाइड किया और तुरंत इम्पैक्ट हुआ।
क्योंकि यूजुअली ये कमिटीज छोटी होती है, हर डेलीगेट एक स्पेसिफिक रोल और पावर से आता है। मतलब ये कमिटी किसी कंट्री का नाम नहीं बल्कि एक रियल या फिक्शनल लीडर, मिनिस्टर या फिर पावरफुल कैरेक्टर्स बन के आती है और क्राइसिस और इवेंट्स का जवाब देती है। फिर जॉइंट क्राइसिस कमिटी, कैबिनेट क्राइसिस कमिटी और कंटिन्यूअस क्राइसिस कमिटी, ये सब क्राइसिस कमिटीज के कुछ मेन टाइप्स है, जिसमें से मेरा फोकस है कंटिन्यूअस क्राइसिस कमिटीज पर, क्योंकि ये एक ऐसी कमिटी है जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और कोई भी क्राइसिस और ऑर्गेनाइजेशन को लेके उन क्राइसिस के हिसाब से ये कमिटी इमीडिएट एक्शन लेती है। तो अब यहाँ आपको ये सवाल जरूर आया होगा कि एक्चुअल में क्या है ये क्राइसिस कमिटी और कैसे फॉर्म होती है ये कमिटी, राइट? सो क्राइसिस कमिटी कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला से नहीं बनती। इसका बेस होता है पावर और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। मतलब कोई भी ऐसा छोटा ग्रुप जिसके पास असली पॉलिटिकल और ऑपरेशनल पावर हो, वो एक क्राइसिस कमिटी बन सकती है। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स देता हूं जो एक क्राइसिस कमेटी का रोल प्ले करते हैं। जैसे गवर्नमेंट लेवल पर प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट, प्रेसिडेंट का एडवाइजरी काउंसिल, फिर इंडिया का वॉर कैबिनेट, फिर हिस्टोरिकल और रॉयल सेटअप्स जैसे किंग का रॉयल कोर्ट हो गया, कोई इंपीरियल काउंसिल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यूगोस्लेवियन कैबिनेट 1948, ये सब एक क्राइसिस कमिटीज के एग्जांपल है। फिर अगर कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें तो कोई भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर कोई इमरजेंसी टास्क फोर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कोई रिबल ग्रुप्स, रिवोल्यूशनरी काउंसिल्स और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर स्पेशल मिशंस के ग्रुप्स जैसे कोई स्पेस मिशन कंट्रोल टीम, डिजास्टर रिस्पांस टास्क फोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स और इवन फिक्शनल ग्रुप्स जैसे जुरासिक वर्ल्ड कॉर्पोरेशन। ये कमिटी जो डायनासोर्स के एस्केप हो जाने के बाद के सिचुएशंस और आफ्टरमैथ को हैंडल करती है। डिज्नी कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसी कमिटी जो डिज्नी के बिजनेस डिसीजंस और पब्लिक रिलेशंस पर काम करती है। इवन ज़ॉम्बी आउटब्रेक कमिटी जो ग्लोबल ज़ॉम्बी पैंडेमिक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेती है। और तो और फ्यूचरिस्टिक क्राइसिस कमिटीज जैसे साइबर वेयरफेयर विद एआई, एक कमिटी नेशंस के बीच साइबर वेयरफेयर और एडवांस एआई वेपन सिस्टम्स के एम्प्लॉयमेंट पे फोकस्ड होती है। फिर स्पेस डेब्रिस कमिटी, क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्राइसिस, कई एनवायरमेंटल क्राइसिस कमिटीज, ओशन के एसिडिफिकेशन और कई सारे एग्जांपल्स है क्राइसिस कमिटी के। अब जो क्राइसिस कमिटीज को लेके मैंने एग्जांपल्स बताया वो सिर्फ एग्जांपल्स नहीं बल्कि कंटिन्यूअस क्राइसिस कमिटीज के मेन टॉपिक्स भी है। सो अब तक आप समझ गए होंगे कि बेसिकली कोई भी छोटा पर पावरफुल ग्रुप जिसके पास असली पॉलिटिकल पावर और एक्शन पावर होता है, दैट इज अ क्राइसिस कमिटी। और क्योंकि ये क्राइसिस कमिटी छोटी होती है इसलिए इसमें शामिल हर एक डेलीगेट या मेंबर का रोल काफी बड़ा होता है। एक और चीज, क्राइसिस कमेटी का पेस बहुत फास्ट होता है क्योंकि यहाँ हर घंटे नए चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए इस कमेटी में प्रेजेंट मेंबर्स को बहुत ही क्विक थिंकिंग रखनी पड़ती है और उस तरह क्विकली एक्ट भी करना पड़ता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, कोई गारंटी नहीं है कि जो रियल लाइफ में हुआ वही यहाँ होगा। MUNUC जैसे कॉन्फ्रेंस में आमतौर पर कमिटीज वैसे ही शुरू होती है जैसे असली हिस्ट्री, पर जैसे ही डेलीगेट्स नए डिसीजंस लेते हैं दुनिया अल्टरनेट रियलिटी में चली जाती है। मतलब तुम अपना हिस्ट्री खुद लिख सकते हो और यही तुम्हारा मेन गोल है, दुनिया को अपने एजेंडा के हिसाब से बदलना। ये कैसे करोगे? दो तरीके से। सबसे पहले फ्रंट रूम डायरेक्टिव्स, ये पूरी कमिटी मिलके बनाती है, ये स्टेबल और लॉन्ग टर्म चेंज लाती है। और दूसरा पर्सनल पावर्स, यानी ये तुम इंडिविजुअली नोट राइटिंग के थ्रू यूज कर सकते हो, छोटे स्केल पर भी और इवन इम्पैक्टफुल चेंजेस के लिए। और ध्यान रहे कि अगर आपने यहाँ पर्सनल पावर्स का सही यूज किया तो ये धीरे धीरे डायरेक्टिव्स जितने पावरफुल भी बन सकते हैं। डायरेक्टिव्स में अगेन आपको समझाना चाहता हूँ, ये वो एक्शंस होते हैं जिसके ऑफिशियल ऑर्डर्स होते हैं, यानी ये डायरेक्टिव पर ही पूरा चेंज, पूरे क्राइसिस कमेटी का सॉल्यूशन डिपेंड होता है। अब क्राइसिस कमेटी तो आपने बहुत सुन लिया वीडियो में, लेकिन क्राइसिस क्या होता है ना, ये मैं आपको रियल में समझाता हूँ, ठीक है? अब देखिए, जैसे मेरी ये लाइट बंद हो गई तो वो हमारे लिए क्राइसिस है। अब हमारी जो टीम है ये पूरा हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई बैटरी चार्ज थी तो भी क्यों लाइट बंद हो गई, अगले कोई शूट में क्या बैकअप होना चाहिए लाइट का, क्या चार्ज करके रखनी चाहिए। तो ये सब जो सिचुएशंस होता है वो क्राइसिस कमेटी को रिप्रेजेंट करता है। सो अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। अब बिजनेस के तौर पे बात करने जाए तो 2004 में जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था इंडिया में, तो उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए कि अब क्या करना चाहिए मार्केट को लेके, वर्ल्ड की, इंडिया की इकोनॉमी को लेके क्या करना चाहिए, उसमें हर एक स्टेट में क्राइसिस कमेटी बैठी होगी। अब अगर कंट्री या नेशन वाइज बात करें तो देखिए, कोई भी कंट्री या नेशन तो अलर्ट मोड पे ही होता है कि इस पे कोई अटैक्स ना हो किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन शायद फिर भी कोई अगर सडन अटैक हो जाए कंट्री पे तो क्राइसिस कमेटी तो अलर्ट ही होती है। लेकिन यहाँ पे फिर प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब बहुत बड़े रोल्स प्ले करते हैं और कहीं ना कहीं ये सब ही पूरे क्राइसिस कमेटी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने जैसे इंडिया पे
सडन अटैक कर दिया। तो सबसे पहले ये बात जिसको पता चली वो सब डायरेक्टली इन्फॉर्म करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, यानी अजीत डोवल को। और यहाँ पे पूरी क्राइसिस कमेटी बैठती है जिसके चेयरमैन अजीत डोवल ही होते हैं। और फिर वो जो डिसीजंस लेते हैं, उनकी कमेटी जो डिसीजंस लेती है, वो ये सब फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और फिर वो अनाउंस करते हैं उनका डिसीजन। लेकिन ये डिसीजन बना होता है अजीत डोवल की क्राइसिस कमेटी में। इसलिए क्राइसिस कमेटी में ओवर टाइम तुम्हारी हर एक मूव चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगी और तुम देखोगे कि कैसे कमेटी का डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाता है। ये स्पीड का गेम है, स्ट्रेटजी का है और थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट भी है। अब समझते हैं कि इस क्राइसिस कमेटी का स्ट्रक्चर क्या होता है। Continuous crisis committees all have a front room and a back room. The front room is the committee room itself. Instead of writing resolutions, the front room will pass short documents called directives, which enact the will of the committee. Directives use the resources that the committee controls and can create military actions, policy proposals, press releases. कंटिन्यूअस क्राइसिस कमिटीज के दो मेन पार्ट्स होते हैं, फ्रंट रूम और बैक रूम। फ्रंट रूम ये होता है एक्चुअल कमेटी रूम जहां तुम बैठ के काम करते हो। नॉर्मल कमिटीज जैसे रिजोल्यूशंस लेने के बजाय यहां आप डायरेक्टिव्स पास करते हो। डायरेक्टिव्स शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कमेटी के डिसीजंस को एक्शन में लाते हैं और इनसे तुम मिलिट्री एक्शन ऑर्डर कर सकते हो या फिर कोई भी प्रपोजल्स बना सकते हो, कोई भी प्रेस से रिलेटेड इश्यू को भी एड्रेस कर सकते हो और कमेटी के पास जो रिसोर्सेज है उनका यूज कर सकते हो। जब फ्रंट रूम एक डायरेक्टिव पास करता है तो वो बैक रूम को बताता है कि क्या हुआ। अब बैक रूम ये अलग जगह होती है जहां क्राइसिस डायरेक्टर और असिस्टेंट चेयर्स यानी असिस्टेंट क्राइसिस डायरेक्टर्स काम करते हैं। यहाँ वो कमेटी के डेलीगेट्स के डायरेक्टिव्स और नोट्स के जवाब देते हैं, नए क्राइसिस ब्रेक्स का प्लान करते हैं और क्राइसिस कमेटी के बाहर के वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये सब चीजें नोट करते हैं। सो अब समझते हैं कि क्राइसिस कमेटी के मेन मेंबर्स कौन होते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं। क्राइसिस कमेटी का चेयरमैन जो कमेटी के फ्रंट में होता है, चेयरमैन पूरा डिबेट गाइड करता है, डायरेक्टिव्स बताने में हेल्प करवाता है और यूजुअली कैरेक्टर में एक्ट करता है। मतलब अगर ऐसी कमेटी जैसे प्रेसिडेंशियल कैबिनेट की कमेटी हो गई तो चेयरमैन प्रेसिडेंट बनेगा, राइट, और वो उस तरह से एक्ट भी करेगा अपने डिसीजन को बताने के लिए। अब असिस्टेंट चेयर्स यानी ये वो स्टाफ होता है जो डेलीगेट्स के नोट्स के रिप्लाई देते हैं, अपडेट्स एक्ट आउट करते हैं और चेयरमैन की हेल्प करते हैं। ये फ्रंट रूम और बैक रूम के बीच ब्रिज का काम करते हैं। अब एसीज यानी जो असिस्टेंट चेयर्स है ये तुम्हारे नोट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं और क्राइसिस डायरेक्टर को बताते हैं, फिर बैक रूम से अपडेट्स लेकर फ्रंट रूम को बताते हैं। अब क्राइसिस डायरेक्टर ये कमेटी का मास्टर प्लानर होता है, ये क्राइसिस ब्रेक्स डिजाइन करता है। क्राइसिस ब्रेक्स क्या होते हैं वो आगे प्रॉपर्ली बताता हूं मैं। फिर फ्रंट रूम के एक्शंस और हर डेलीगेट के इंडिविजुअल प्लान्स को कनेक्ट करना और ओवरऑल कमेटी के डायरेक्शन डिसाइड करने का काम क्राइसिस डायरेक्टर का होता है। सो अगर डेलीगेट्स को अपनी बड़ी स्ट्रेटजी के बारे में कोई सवाल पूछना है तो वो चेयरमैन या क्राइसिस डायरेक्टर से पूछते हैं, लेकिन अगर मेंबर्स को कोई नोट्स या स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में जानना है तो वो असिस्टेंट चेयर से बात कर सकता है। अब क्राइसिस साइकिल। क्राइसिस साइकिल ये होता है क्राइसिस ब्रेक यानी क्राइसिस कमेटी का एक हार्ट बीट होता है। इसे हम कहते हैं क्राइसिस साइकिल। पूरी कमेटी के दौरान तुम डजन्स ऑफ क्राइसिस साइकिल से गुजरोगे। यही रीजन है कि क्राइसिस कमेटी इतनी फास्ट पेस्ड और एक्साइटिंग होती है। हर साइकिल का फोकस अलग होता है, कभी एक पॉलिटिकल ट्विस्ट, कभी कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कभी कोई मीडिया कंट्रोवर्सी, लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। क्राइसिस ब्रेक जहां एक नया अपडेट या प्रॉब्लम कमेटी सामने लाती है, डिबेट जहां डेलीगेट्स मिलकर डिस्कस करते हैं कि वो सॉल्यूशन को कैसे हैंडल करेंगे, और फिर डायरेक्टिव्स जहां कमेटी अपने डिसीजंस को एक्शन में कन्वर्ट करती है और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अब क्राइसिस कमेटी में जो दुनिया की हालत का अपडेट मिलता है वही होता है क्राइसिस ब्रेक और वही होता है क्राइसिस, जिसे हम क्राइसिस अपडेट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली वो मोमेंट होता है जब तुम्हें पता चलता है कि कमेटी के रूम के बाहर क्या चल रहा है। इस वक्त क्राइसिस डायरेक्टर और असिस्टेंट क्राइसिस डायरेक्टर सब रूम में एंटर करता है और तुम्हारे नए इवेंट्स के बारे में बताते हैं। ये सिर्फ प्लान अनाउंसमेंट नहीं होता, काफ़ी बार ये शॉर्ट स्किट्स भी परफॉर्म किए जाते हैं जहां अलग अलग कैरेक्टर्स बन के ये असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोटेस्टर्स, एक्टिविस्ट, मिलिट्री ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट या एम्बेसडर्स और इवन कई बार एक्टर्स का भी रोल प्ले करते हैं। क्राइसिस ब्रेक का मेन पर्पस होता है तुम्हारे सामने एक नई प्रॉब्लम रखना जिसे तुम्हें सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल सोचो अगर कमेटी के प्रेसिडेंट ओबामा है, ठीक है, और ओबामा की क्राइसिस कमेटी एक कैबिनेट मीटिंग में बैठी है, तो यहाँ क्राइसिस ये ब्रेक हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने एक नया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया है और यूएस पे लॉन्च करने की धमकी दे रहा है।
तो अब तुम्हारी कमेटी डिसाइड करेगी कि इस थ्रेट का जवाब कैसे देना है, यही है क्राइसिस कमेटी, और अपने सिटीजन्स को सेफ भी कैसे रखना है। अब सबसे खतरनाक, मान लीजिए कि कोई नेचुरल क्राइसिस आया, राइट, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक या सुनामी किसी कंट्री पे आया, तो ये अर्थक्वेक या सुनामी हो गया क्राइसिस। तो अब इस अर्थक्वेक और सुनामी से कैसे रिकवर हो सके, इसके लॉसेस को कैसे रिकवर किए जाए, ये सब जो उनकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उनमें सबसे बड़ा रोल होता है क्राइसिस कमेटी का। कभी कभी क्राइसिस स्टाफ, कमेटी मेंबर्स और डेलीगेट्स को कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हिंट मिलते हैं, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन क्रिएट करना और इम्प्लीमेंट करना ये कमेटी मेंबर्स और डेलीगेट्स के हाथ में ही होता है। क्राइसिस ब्रेक के एंड में डेलीगेट्स को यूजुअली मौका मिलता है अपने सवाल पूछने का, ताकि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली होती है उसके बारे में वो क्लैरिटी से बता सके। ये वक्त होता है डिटेल्स कंफर्म करने का, ताकि सब डेलीगेट्स क्राइसिस ब्रेक के बाद अपना नेक्स्ट मूव और अपडेट सही तरीके से प्लान कर सके। क्राइसिस ब्रेक के बाद यूजुअली कमेटी एक ऐसे सिचुएशन में आती है जहां उनको अपने क्राइसिस को लेके अब एक पॉलिसी डिसाइड करनी होती है, इसलिए कमेटी के सारे डेलीगेट्स अपने सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं और उन पे डिबेट होती है। ये स्टेज होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जहां हर डेलीगेट अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता है और बाकी लोग उसको चैलेंज भी करते हैं या फिर सपोर्ट भी करते हैं। अब क्राइसिस ब्रेक के सॉल्यूशंस के इस डिबेट में काफी हेल्दी डिस्कशंस के बाद कमेटी के डेलीगेट्स अपने 2 प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स प्रपोज करते हैं क्राइसिस कमेटी के चेयरमैन को। फर्स्टली क्राइसिस नोट्स और सेकंडली डायरेक्टिव्स। और इन 2 डॉक्यूमेंट्स में से मेनली डायरेक्टिव्स में ही क्राइसिस कमेटी और उनके क्राइसिस ब्रेक का सॉल्यूशन मिलता है। अब क्राइसिस कमेटी में सबसे ज्यादा डायनामिक चीज जो होती है वो होती है क्राइसिस नोट्स, जो छोटे पेपर के नोट्स किसी क्राइसिस कमेटी का पूरा फ्लो ड्राइव करती है। सो हर डेलीगेट अपने एक पर्सनल स्टोरी लाइन बनाता है, जिसे हम कहते हैं क्राइसिस का आर्क, और जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करता है क्राइसिस ब्रेक के सॉल्यूशन के लिए, उतनी ही उस डेलीगेट की पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ती है उसके कमेटी में। ये क्राइसिस नोट्स यूजुअली उन कैरेक्टर्स को एड्रेस करते हैं जो कमेटी में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि एक मिलिट्री कमांडर, एक स्पाई एजेंट, कोई जर्नलिस्ट या बिजनेसमैन या कोई फॉरेन लीडर। ये सब कैरेक्टर्स डेलीगेट्स को रिसोर्सेज या एक नया पाथ ऑफर करते हैं ताकि वो अपने पास कोई रियलिटी बना सके, और वो होता है दूसरे डॉक्यूमेंट में जिन्हें कहते हैं डायरेक्टिव्स। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोई भी क्राइसिस कमेटी में जब एक सॉल्यूशन प्रपोज होता है, उसे लिखकर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और फिर उस सॉल्यूशन पे एक्शन लिया जाता है, उसे ही डायरेक्टिव कहते हैं। तो क्राइसिस कमेटी के बारे में इतने डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब अगला सवाल यह है कि जब आप क्राइसिस कमेटी में बैठोगे तो क्या आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनोगे या अपने डिसीजन से हिस्ट्री को दोबारा लिखोगे? चॉइस आपकी है, और आपकी क्या चॉइस है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक आदमी का रिव्यू, हर एक ह्यूमन का रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेशन के लिए और इवन प्लैनेट के लिए भी। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।